अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन कैसी नजर आती है ये आपको हम इमेज में भी बताएंगे और यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ करके भी बताएंगे। तो अगर मैं आपसे यूज पूछता हूँ, अभी के अभी मैंने आपको बताया है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का क्या यूज होता है और उसमें किस टाइप का व्हील यूज में लिया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का आपका यूज होता है फॉर द ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेसेस, और इसमें जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है वो होता है स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील। कौन सा होता है? स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील होता है। बिल्कुल सर, समझ आ गया है। अब हमें सिर्फ डायग्राम बना के बता दीजिए होती कैसी है। तो मैं आपको बता रहा हूं पहली टाइप की ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज योर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। दैट इज योर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, यह ग्राइंडिंग मशीन आपके लिए इतनी फेमिलियर है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतनी ज़्यादा फेमिलियर है आपसे ये, आप इसको देख चुके हो उसमें, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील नहीं था, उसमें ग्राइंडिंग व्हील नहीं था, इतनी फेमिलियर है आपसे। तो अब सोच लो आपने ऐसी कौन सी मशीन देखी होगी जिसमें ग्राइंडिंग व्हील नहीं था। दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, एक आपका स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, अब मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूं वर्क पीस। मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या? वर्क पीस। सो दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस। समझ आ गया होगा बिल्कुल अब? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। ग्राइंडिंग व्हील इसके पीछे की तरफ है और ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, सो दिस इज द वर्क पीस। दिस इज द वर्क पीस। यहाँ पर भी आपके मोशन अटैचमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे होगा वो बताता हूँ अभी मैं आपको। दिस इज द चक, और इस चक में आपने एक डॉग क्लच फिट कर रखा है। ठीक है, दिस इज द चक। ये आपका वर्कपीस है। ध्यान से देखना ये चीजें बिल्कुल समझ आने वाली, स्लोली इसीलिए बना रहा हूं मैं। दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील के पास भी अपनी एक शाफ्ट होगी, बिल्कुल शाफ्ट होगी। दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, एंड दिस इज द शाफ्ट ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। दिस इज द शाफ्ट ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। और ये अपनी शाफ्ट के अलोंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, शाफ्ट के अलोंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और ये है आपका वर्क पीस। ये क्या है? आपका वर्क पीस है। अब देखो, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पुट होता है, अब वो हम देखते हैं। सर ये जो ग्राइंडिंग व्हील आपको रोटेट करेगा, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इट विल बी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट विल बी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर आपका वर्कपीस किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? वर्कपीस भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन होगी आपके वर्कपीस की और आपके ग्राइंडिंग व्हील की, वो सेम होगी। डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्कपीस विल बी सेम इन योर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। दिमाग में घुसा लेना बात, दोनों की रोटेशन की डायरेक्शन सेम होगी। हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ना, जब अपने क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्कपीस विल बी सेम। क्लियर है सर? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू द फीड। सर हम ग्राइंडिंग व्हील को जो इस डायरेक्शन में वर्कपीस की ओर फीड जो प्रोवाइड करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इन फीड। उसे हम क्या कहेंगे? इन फीड कहेंगे। सर हम ग्राइंडिंग व्हील को आपके वर्कपीस की सरफेस पर उसकी एक्सिस के अलोंग जो फीड प्रोवाइड करेंगे उसे क्या हम कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रॉस फीड। इन फीड वर्कपीस की ओर, और क्रॉस फीड क्या होती है? ट्रांसवर्स टू द इन फीड। ट्रांसवर्स फीड को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस फीड कहते हैं। और क्रॉस फीड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब आपके वर्कपीस की लेंथ आपके व्हील की विड्थ से ज्यादा हो।
जब आपके वर्कपीस की लेंथ आपके व्हील की विड्थ से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉस फीड। उस कंडीशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? क्रॉस फीड प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सर ये अरेंजमेंट देखा नजर आ रहा है? ये अरेंजमेंट बिल्कुल आपके लैथ मशीन के जैसा ही है। अरे सर लैथ मशीन के जैसा है तो ग्राइंडिंग व्हील कहाँ लगाया? ग्राइंडिंग व्हील हमने लगाया टूल पोस्ट की जगह। कहाँ लगाया? टूल पोस्ट की जगह। सर ग्राइंडिंग व्हील को अगर हमने टूल पोस्ट की जगह लगाया तो ग्राइंडिंग व्हील को कौन घुमाएगा? हमने यूज किया इंडिपेंडेंट पावर सोर्स। इंडिपेंडेंट पावर सोर्स, इंडिपेंडेंट पावर सोर्स हम यूज करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के लिए। इंडिपेंडेंट पावर सोर्स हम यूज करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के लिए। किसके लिए? ग्राइंडिंग व्हील के लिए। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है सर? ये सेंटर ही तो है। ये क्या है सर? दिस इज द डॉग एंड प्लेट, फेस प्लेट लिख दो, डॉग एंड फेस प्लेट। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये रेड वाला आपका डॉग है, ये रेड वाला क्या आपका डॉग है। तो याद होगा ना आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था डॉग का। बिल्कुल ऐसे ये आपका वर्कपीस था, यहाँ पर एक प्लेट थी, यहाँ पर हमने नट बोल्ट लगा दिए थे, वो वाला ये। फिर ये वर्कपीस को हमने बोल्ट से टाइट कर दिया था, ये रोटेट होने लग गया था। हमने यहाँ पर चक यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पर चक यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ चक यूज नहीं किया है। हमने क्या किया है? वर्कपीस को सेंटर में माउंट किया है, लाइव सेंटर में और डेड सेंटर में माउंट किया है, और वर्कपीस को रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए डॉग का यूज किया है। किसका यूज किया है? डॉग का यूज किया है। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका ग्राइंडिंग व्हील भी इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा और आपका वर्कपीस भी इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा, तो सर ग्राइंडिंग कैसे होगी? आपका जो वर्कपीस होगा उसकी जो स्पीड होगी, इट विल बी मच लोअर देन द स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। द स्पीड ऑफ द वर्कपीस, the speed of the workpiece is much less than the speed of the grinding wheel, is much less than the speed of the grinding wheel। और इसी स्पीड में डिफरेंस होने के कारण क्या होगा? ग्राइंडिंग होगा। इसी स्पीड में डिफरेंस होने के कारण क्या होगा? ग्राइंडिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने वर्कपीस को फ्रीली रख दिया और ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करो। रोटेशन तो दोनों को मिलेगा, दोनों को सेम डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन ग्राइंडिंग होने के लिए दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम नहीं होनी चाहिए। आपके वर्कपीस की स्पीड कम होनी चाहिए और आपके ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। इसी से हम क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। इसी से हम क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का जो हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर द एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। इट इज यूज फॉर द एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। अगर आपके वर्कपीस की लेंथ ज्यादा है, मतलब आपके वर्कपीस की लेंथ आपके ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ से ज्यादा है, तो हमें सर क्रॉस फीड प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर वर्कपीस की लेंथ आपके ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ के इक्वल या उससे कम है, तो हम जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लंज ग्राइंडिंग ऑपरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? प्लंज ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये प्लंज ग्राइंडिंग ऑपरेशन कब होता है? जब आपके वर्कपीस की लेंथ आपके ग्राइंडिंग व्हील के विड्थ के इक्वल हो या उससे कम हो। तो जब वो चीज होगी तो उस कंडीशन में हमें भी क्रॉस फीड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, हमें क्रॉस फीड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। सर हम ग्राइंडिंग व्हील को क्रॉस फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम वर्कपीस को क्रॉस फीड प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, वर्कपीस को भी आप ट्रांसवर्स फीड प्रोवाइड कर सकते हो पास्ट द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। जरूरी नहीं है ग्राइंडिंग व्हील को ही क्रॉस फीड प्रोवाइड की जाए, आप वर्कपीस को भी ऐसे ऐसे खिसका सकते हो, मूव करवा सकते हो। और उसको मूव करवाने के लिए जो हम अरेंजमेंट यूज में लेते हैं, उसके लिए हम लेते हैं हाइड्रोलिक अरेंजमेंट। क्या लेते हैं? हाइड्रोलिक अरेंजमेंट हम यूज में लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। अब आप उसको डायग्राम में देखिए कैसी नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रही है। उसको मैं बिल्कुल कॉपी करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया एक्चुअली उतना। आपका बिल्कुल ऐसा ही सेटअप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको वर्कपीस नजर आ रहा होगा, दिस इज द वर्कपीस, और उसके उस तरफ आपको नजर आ रहा होगा ग्राइंडिंग व्हील। दोनों की रोटेशन की डायरेक्शन दे रखी होगी, इन फीड दे रखा है, आपको ट्रांसवर्स फीड या फिर क्रॉस फीड दे रखा है। उसमें आपको डॉग भी बता रखा है कि डॉग कहाँ पर लगा है, आपको सेंटर भी बता रखा है सेंटर कहाँ पर लगा है। सो दिस इज द सेम सेटअप विच विल बी यूज्ड इन योर
सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। अब हम वीडियो में देखते हैं कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन एक्चुअली में कैसी दिखाई देती है। सो दिस विल बी द वीडियो। सो गाइस, आपको समझ आ चुका होगा कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। सो नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में भी हमें 4 टाइप्स की ग्राइंडिंग मशीन पढ़नी है। देखते हैं वो कैसी नजर आती है और उसमें किस टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। सो नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज योर कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज योर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है। सो दिस इज योर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। तो जो हम फर्स्ट टाइप की सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। आपकी स्पिंडल कैसी होगी, नाम से ही हॉरिजॉन्टल होगी, और आपकी टेबल कैसी होगी, रोटेटिंग टेबल होगी। आपका वर्क पीस रोटेट करेगा, क्योंकि वर्क पीस किसके ऊपर माउंट होगा, टेबल के ऊपर माउंट होगा। बिल्कुल नाम से पकड़ना है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो फंस जाओगे, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है। हमें यहाँ पर रिसर्च करने नहीं बैठना है, हमें यहाँ डिज़ाइन नहीं करना है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रोटेटिंग टेबल का। बस इसका पूछा जाएगा कि ये कैसी होती है, वर्कपीस क्या होता है, स्पिंडल कैसी होती है, स्पिंडल में किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वर्कपीस का किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, क्रॉसफिट किस डायरेक्शन में होती है, इनफिट किस डायरेक्शन में होती है। ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। आपका ग्राइंडिंग व्हील किस तरफ से किस तरफ मूव करता है, बस ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। ये तो डायग्राम से समझ आ जाएगी। आपका स्पिंडल कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है। सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, लाइक दैट। दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। सर अगर ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है तो वर्कपीस हमें कैसा नजर आने वाला है, बता रहा हूँ अभी वर्कपीस कैसा नजर आएगा। सो दिस विल बी द वर्कपीस, ठीक है। दिस विल बी द वर्कपीस। बिल्कुल सर समझ आ चुका है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम खुद आंसर दे देंगे सारा। बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ कि आप सभी आंसर दें, यही मैं चाहता हूँ आप सभी आंसर दें, ठीक है। सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। बहुत इजी है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। तो आपका जो टेबल का रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो आपका स्पिंडल का रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपका टेबल का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, आपके स्पिंडल का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी द वर्कपीस स्पीड, दिस विल बी योर व्हील स्पीड। डायग्राम में आपको 4 चीजें ही ध्यान रखना है कि स्पीड किधर है, दोनों की स्पीड हमने बता दी है। अब हम बात करते हैं फीड कहाँ है। तो अगर हम बात करते हैं फीड की, सो ये वाली जो फीड होगी, इस फीड को मैं कहूँगा इन फीड, इस फीड को मैं क्या कहूँगा, इन फीड। बिल्कुल सर, इन फीड ही कहोगे। और ये वाला जो फीड होगा इस डायरेक्शन में, इसे मैं कहूँगा क्रॉस फीड। इस डायरेक्शन में जो फीड होगा उसे मैं क्या कहूँगा, क्रॉस फीड। बिल्कुल आसान है। अब आप सभी इसके आंसर मुझे दोगे। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका कौन सा पार्ट ग्राइंडिंग कर रहा है। आपको इसका आंसर देना है, विच पार्ट ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग एक्शन, दैट इज सर द पेरिफेरिकल पार्ट। ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग करेगा वो पेरीफेरी से करेगा। कहां से करेगा सर, पेरीफेरी से करेगा। ग्राइंडिंग व्हील का मैं आपसे पूछता हूं किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सर जो ग्राइंडिंग व्हील होगा सर वो एज से सेंटर की ओर मूव करेगा, और वो जो एज से सेंटर की ओर मूव करेगा उसे हम कहेंगे
क्रॉस फीड, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस फीड कहेंगे। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ये जो हम इन फीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे होगी, इन फीड प्रोवाइड होगी आपके वर्कपीस को आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, आप व्हील को नीचे नहीं मूव करोगे। इन फीड प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। रोटेटिंग टेबल को हम जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो आपको मिलेगी इन फीड, क्या मिलेगी, इन फीड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आपका वर्कपीस भी रोटेट कर रहा है, आपका ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब ग्राइंडिंग होगी उस समय जो सरफेस हमें मिलेगा उसमें जो हमें प्रोफाइल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो जो हमें प्रोफाइल मिलेगी, जरा सा कॉमन सेंस लगाना, वो हमें प्रोफाइल मिलेगी इंटरसेक्टिंग आर्क्स की, इंटरसेक्टिंग आर्क्स की। आपका जो सरफेस होगा जहां पर आपने फ्लैट सरफेस पर ग्राइंडिंग किया है वहां पर जो हमें प्रोफाइल मिलेगी वो होगी आपकी इंटरसेक्टिंग आर्क्स की। किसकी होगी वो, इंटरसेक्टिंग आर्क्स की। सर इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फॉर फ्लैट एंड राउंड वर्कपीस, फॉर फ्लैट एंड राउंड वर्कपीस या फिर पार्ट्स। बहुत ईजी सर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है ये तो सब आप डायग्राम से ही समझ चुके हो, इतनी आसान चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो हवा होता है कि सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं आती, बस आप डायग्राम को ज़रा सा गौर ही नहीं करते हो। बस डायग्राम देखो, चीज़ें आपको याद होगी, रटना नहीं है अपने को यहाँ पर कुछ भी। यहाँ पर जैसे ही आपने रटने की कोशिश की, अभी मैं दूसरी मशीन पढ़ाऊँगा उसमें आप वो भूल जाओगे। तो आप में इसको क्या रखना है, थोड़ा सा डायग्राम को आपको इमेजिन करके देखना पड़ेगा कि सर जब रोटेटिंग टेबल होगी तो टेबल रोटेट करेगी, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगा तो स्पिंडल कुछ इस डायरेक्शन में होगा और आपका जो व्हील होगा वो एज टू सेंटर की ओर मूव करेगा। एज टू कहाँ मूव करेगा, सेंटर की ओर मूव करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज योर वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है। अब जो मैं बताने वाला हूँ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मशीन अमंग द ऑल टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन। इसमें हमें जितने पॉइंट्स याद करने को मिलेंगे ना वो किसी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो मैं अब बताने वाला हूँ आपको सेकेंड टाइप की, दैट इज योर वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल। सर स्पिंडल वर्टिकल होगी तो ऐसे होगा कुछ और टेबल रोटेटिंग होगी तो कुछ ऐसे होगा। सर कैसे नजर आएगा, बिल्कुल ठीक है, अभी नजर आ जाएगा। देखिए, दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील, दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, बिल्कुल है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये आपके ग्राइंडिंग व्हील की क्या है, स्पिंडल है। और ये स्पिंडल कैसी है, वर्टिकल स्पिंडल है। सर अब आप वर्कपीस बना के तो बताइए, बता देंगे वर्कपीस में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द वर्कपीस। सर इसमें आपने कुछ गलती कर दी है, क्या गलती की है बताओ। इसमें सर आपने गलती कर दी है कि जो ये आपके व्हील की जो आपने विड्थ बनाई है, ये वर्कपीस की जो विड्थ है उससे ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही होती है। जो आप यूज़ में लेते हो वर्टिकल स्पिंडल रोटेटिंग टेबल, उसमें जो व्हील होता है उसकी जो विड्थ होती है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द वर्कपीस ज़्यादा होती है। तो डायग्राम से ऑब्जर्व करने की चीज़ है, ये तो डायग्राम से ऑब्जर्व करने की चीज़ है। क्लियर है बिल्कुल। सर अगर यहाँ पर इसकी विड्थ वर्कपीस से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या सर हमें क्रॉस फीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप वर्टिकल स्पिंडल और रोटेटिंग टेबल ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करोगे उसमें आपको क्रॉस फीड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके व्हील की विड्थ आपके वर्कपीस की विड्थ से ज़्यादा होगी और आपका जो वर्कपीस का जो विड्थ होगा इट विल बी अंडर द ग्राइंडिंग व्हील, इट विल बी अंडर द ग्राइंडिंग व्हील। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ डायग्राम को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कैपेसिटी की तो एज कंपेयर टू द ऑल ग्राइंडिंग मशीन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी कैपेसिटी होती है बिगर कैपेसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ बिगर कैपेसिटी, बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा पार्ट मशीनिंग करता है, सर ग्राइंडिंग व्हील का ये बॉटम वाला पार्ट मशीनिंग करता है, पेरिफेरिकल नहीं करता है। और इस बॉटम वाले पार्ट को हम कहते हैं फेस ऑफ द व्हील। इस बॉटम पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ द व्हील। तो यहाँ पर जो मशीनिंग होती है, यहाँ पर जो मशीनिंग होती है ये कौन करता है, फेस ऑफ द व्हील, फेस ऑफ द व्हील। यहाँ पर पेरीफेरी, व्हील की पेरीफेरी मशीनिंग नहीं करती है, व्हील का बॉटम पार्ट मशीनिंग करता है। दैट्स वाई इसमें क्या हो रहा है, आपका जो विड्थ है वर्कपीस का दैट विल बी इन द अंडर ऑफ द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। आपके वर्कपीस की विड्थ से ही तो ज्यादा है ये, बिल्कुल। तभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका इस व्हील का बॉटम पार्ट क्या हो रहा है, मशीनिंग कर रहा है। बॉटम पार्ट किस में इन्वॉल्व हो रहा है, मशीनिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो सर अगर ये बड़ा है तो हमें कोई भी क्रॉस फीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे लिख लो, लिख के ले लो मुझसे, नो ट्रांसवर्स फीड, नो ट्रांसवर्स फीड इज रिक्वायर्ड, नो ट्रांसफर फीड इज रिक्वायर्ड। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। सर इन फीड कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या हम इसको नीचे भेजेंगे या पिछले वाले की तरह वर्कपीस को ऊपर भेजेंगे, आप क्या चाहते हो, जो आप चाहोगे वो हम करेंगे। सर इसमें दोनों को ही भेज दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। हम इन फीड प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की ओर फीड प्रोवाइड करेंगे। आपका वर्कपीस जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, आपका जो स्पिंडल है वो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फीड वी व्हाट विल वी डू, वी विल फीड द वर्कपीस एंड द ग्राइंडिंग व्हील टू ईच अदर, टू ईच अदर। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस मशीन का सर क्या फायदा है, इस मशीन का फायदा है एट ए टाइम आप लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव कर सकते हो। एट ए टाइम आप क्या करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है आप इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका स्प्लिट। स्प्लिट मतलब इस ग्राइंडिंग व्हील को हम या तो सॉलिड बना सकते हैं या फिर इस ग्राइंडिंग व्हील को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में। सर अगर हम उसको स्प्लिट कर देंगे उसका क्या फ़ायदा है, उसका यह फ़ायदा है कि आपके मटेरियल की सेविंग हो जाएगी। आपके मटेरियल की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। सर इस मशीन का यूज़ या फिर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं वर्सेटाइल मशीन। इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। आप इसको कैसे भी यूज़ में ले सकते हो, ऐसा कुछ हमने देखा है। यह आपके मिलिंग मशीन की तरह नज़र नहीं आ रही। हाँ सर, अगर हम वर्टिकल स्पिंडल वाली मिलिंग मशीन की बात करें तो ठीक बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। उसमें ग्राइंडिंग व्हील की जगह होता है आपका कौन सा कटर, एंड मिल कटर। कौन सा कटर होता है, एंड मिल कटर होता है। क्लियर है, हाँ सर याद आ गया। स्पॉट फेसिंग याद करो, फिर हमने मिलिंग भी पढ़ा है वो भी याद करो। उन दोनों में क्या होता है, वर्टिकल स्पिंडल होती है। ये नज़र तो आपको वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह आएगी, बिल्कुल उसी की तरह होगी, लेकिन काम ये किसका करेगी, ग्राइंडिंग का करेगी। मिलिंग मशीन से सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलती है, ग्राइंडिंग से सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है। इससे हम स्टॉक ऑफ द मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। सर स्प्लिट करने से मटेरियल सेव होता है, कोई और भी फायदा तो बताओ, हमें हजम नहीं हो रही बात। स्प्लिट करने से कूलिंग एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपका व्हील का जो कूलिंग एक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या सर इसको स्प्लिट हम टू पार्ट्स में करते हैं, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम व्हील को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वहाँ क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, वहाँ क्वेश्चन में ये आएगा स्प्लिट क्यों किया जाता है, मटेरियल सेविंग के लिए, कूलिंग के लिए। जो व्हील होता है आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, सॉलिड का और स्प्लिट का। फिर क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कौन मटेरियल रिमूव करता है, फेस ऑफ द व्हील करता है, व्हील का फेस मटेरियल रिमूव करता है, पेरिफेरी से कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है। सर यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर फील्ड प्रोवाइड नहीं की जाती है। इट इज़ ए बिगर कैपेसिटी मशीन एंड इट इज़ ए वर्सेटाइल मशीन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आपके वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल में।
बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं जो अगली मशीन पढ़ाने वाला हूँ वो इससे भी अच्छी है, उसमें आपको बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मैं 2 मशीन्स पढ़ाऊंगा ना, उसको इमेजिन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देख लीजिएगा, इट इज़ माई प्रॉमिस, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे से इमेजिन कर लिया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीनिंग इज हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीन इज सी, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल, एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। ये भी बहुत इजी है, horizontal spindle and reciprocating table. Now come to the diagram of the horizontal spindle and reciprocating table grinding machine. It is a very easy, आपको इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसा जैसा आपका इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा horizontal spindle। कैसे स्पिंडल? horizontal spindle। So this will be the horizontal spindle। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बनाना है वर्कपीस। क्या बनाना है? वर्कपीस। देखिए वर्कपीस कैसा दिखेगा आपको वर्कपीस कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। दिस विल बी द वर्कपीस, दिस विल बी द वर्कपीस। ठीक है, हाँ सर, हमें वर्कपीस कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, आपका ग्राइंडिंग व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और आपका जो वर्कपीस होगा वो रेसिप्रोकेट करेगा इस डायरेक्शन में। सो देखो स्पीड में लिख देता हूं, दिस विल बी द वर्कपीस रेसिप्रोकेशन एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द व्हील रोटेशन, दिस इज द व्हील रोटेशन। सर इन फीड की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल आपको पता है, इन फीड की डायरेक्शन होगी ये वाली, दिस विल बी द इन फीड। सर क्रॉस फीड कहाँ होगा? क्रॉस फीड होगा इस डायरेक्शन में, सो दिस विल बी द क्रॉस फीड। सर ये जो वर्कपीस रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो रेसिप्रोकेट करने के लिए हम जो शेपर में मैकेनिज्म यूज में लेते हैं, क्या वही मैकेनिज्म यूज में लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्कपीस के रेसिप्रोकेशन के लिए जो आप शेपर में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज में लेते हो, वो हम मैकेनिज्म यूज में नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी आइडियल स्ट्रोक नहीं है। इसके फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी कटिंग होगी, रिवर्स स्ट्रोक में भी कटिंग होगी। ये चीज दिमाग से निकल जानी चाहिए पहले तो ये। अब सर हम जो वर्कपीस को जो हम रेसिप्रोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? द रेसिप्रोकेशन इज प्रोवाइडेड टू द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक पावर, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक पावर और हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ध्यान रखना, जितनी भी आपकी रेसिप्रोकेटिंग टेबल की मशीन्स होती है उनमें जो सिस्टम होता है दैट इज द हाइड्रोलिक पावर और रेसिप्रोकेशन सिस्टम। सर ये जो हम क्रॉस फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हम क्रॉस फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कब प्रोवाइड करते हैं? इसको ध्यान से सुनना मेरी बात। दिस इज द वर्कपीस। ये आपका वर्कपीस क्या कर रहा है? ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हमें ग्राइंडिंग व्हील को मैं आपकी तरफ मूव करूंगा तो वो फीड होगा। कौन सा फीड होगा? क्रॉस फीड। इधर मूव करूंगा तो वो कैसा फीड होगा? इन फीड। तो देखिए क्रॉस फीड हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपका ग्राइंडिंग व्हील ओवर ट्रेवल कर जाए, इस टाइम पर हम क्या करेंगे? क्रॉस फीड प्रोवाइड करेंगे। और क्रॉस फीड प्रोवाइड करने के बाद आपका ये पीछे आएगा, क्रॉस फीड प्रोवाइड किया, फिर ऐसे जाएगा, क्रॉस फीड प्रोवाइड किया, फिर ऐसे आएगा, क्रॉस फीड प्रोवाइड किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम क्रॉस फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो क्रॉस फीड है ये हम ओवर ट्रेवल में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हम ओवर ट्रेवल में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर हम ओवर ट्रेवल में प्रोवाइड नहीं करते, मान लो आपका ऐसे था व्हील, अगर हम ओवर ट्रेवल में प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता? जब ये ऐसे ऐसे वापस जा रहा होता तो ये यहीं पर इसी की सरफेस पर सेम स्पॉट पर आपका ग्राइंडिंग व्हील आगे की ओर स्लाइड करता और आपकी जो सरफेस फिनिश है वर्कपीस की वो खराब हो जाती। ये पीछे की ओर आता खराब, आगे की ओर आता खराब, पीछे की ओर आता खराब, आगे की ओर आता खराब, पीछे की ओर आता खराब। तो हम ऐसे खराब नहीं होने देंगे। हम कहेंगे तुम तो ऊपर जाओ, फिर आगे आओ, फिर मशीनिंग करो, पीछे आओ, फिर मशीनिंग करो, आगे आओ, फिर मशीनिंग करो। बिल्कुल, अब तो सर दिमाग में छप गई है ये चीज
कि जो क्रॉस फीड होता है वो हमेशा कब प्रोवाइड किया जाता है, ओवर ट्रेवल में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो मशीन होती है इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं इससे मिलने वाली सरफेस फिनिश की, तो जहां भी रोटेटिंग टेबल होती है वहां पर हमें मिलते हैं इंटरसेक्टिंग आर्क्स। दो रोटेटिंग टेबल थी, एक तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल की, एक वर्टिकल स्पिंडल की, तो दोनों में आपको जो सरफेस प्रोफाइल मिलती है वो मिलती है इंटरसेक्टिंग आर्क्स। तो यहाँ पर रोटेटिंग टेबल नहीं है, रेसिप्रोकेशन है। तो रेसिप्रोकेशन में हमें सबसे ज्यादा अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। तो सरफेस फिनिश होगी ना जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल की एज कंपेयर टू द रोटेटिंग टेबल बहुत ज्यादा बेटर होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा बेटर होगी। ये चीज आपको एक तो याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो हम क्रॉस फीड प्रोवाइड करते हैं, हम कब प्रोवाइड करते हैं? ओवर ट्रेवल में प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इसके टेबल की, तो इसका जो टेबल का साइज होता है ना, ये काफी बड़ी साइज में मिलता है। साइज ऑफ द टेबल, अगर हम बात करते हैं टेबल के साइज की, तो इसका जो टेबल का साइज होता है वो 150 इंटू 300 या फिर 150 इंटू 400 mm में अवेलेबल होता है। तो मतलब हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। तो जो आपका टेबल का साइज होता है इट विल बी 150 इंटू 300 से लेके 150 इंटू 400 तक आपको मिलता है। मतलब जो टेबल की जो लेंथ होती है ना वो 300 टू 400 वेरी करती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो कांस्टेंट रहती है। विड्थ होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। सर क्या और भी टेबल का साइज अवेलेबल होता है? बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? 2 मीटर टू 5 मीटर, यानी 2 मीटर इंटू 5 मीटर की भी टेबल अवेलेबल होती है, जिसका यूज हम करते हैं बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए करते हैं हम? बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। सर अगर आप व्हील के बारे में भी कुछ डायमेंशंस बता देंगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैं बात करता हूँ डाया और विड्थ की, किसकी? डायामीटर और विड्थ की, तो जो सबसे छोटा डायामीटर होगा आपके व्हील का दैट विल बी 175 mm, 175 mm। अगर हम बात करते हैं सबसे कम विड्थ की फॉर द 175 mm डायमीटर दैट विल बी 12.5 mm, 12.5 mm। सो 175 mm डायमीटर एंड 12.5 mm विड्थ में भी आपका ये जो ग्राइंडिंग व्हील है अवेलेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ योर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेशन टेबल। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेशन टेबल। क्या सर और भी अवेलेबल होता है? बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल होता है। ये 500 mm डायमीटर एंड 200 mm विड्थ में भी अवेलेबल है। मतलब डायमीटर यहाँ से यहाँ वेरी करेगा और विड्थ यहाँ से यहाँ वेरी करेगी। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल डाटा याद कर सकते हो तो कीजिए, कोशिश कीजिए याद करने की, और वहां पर आपको सेम न्यूमेरिकल डाटा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा देने का जो मेरा एम है, ये मेरा एम है कि यहाँ पर हम जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बताने का एम है कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स की भी हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स की भी हम क्या कर सकते हैं? ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। और आपको ओवर ट्रेवल वाला तो आपको स्पेशली याद रखना ही है कि ओवर ट्रेवल में हम क्या करते हैं? क्रॉस फीड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? क्रॉस फीड प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सर, ये मशीन आपको पूरी की पूरी समझ आ चुकी होगी। यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सब बता दिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर ग्राइंडिंग मशीन, दैट इज वर्टिकल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। वर्टिकल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ये भी बहुत इंटरेस्टेड मशीन है क्योंकि इसमें भी आपको ज़्यादा समझना नहीं है। डायग्राम बताते ही, डायग्राम जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप वो चीज़ें सारी क्या कर लोगे? क्लियर कर लोगे। जो भी आपको गेन करना है, जो भी आप डायग्राम को देख के कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, वो सारा का सारा बिल्ड कर लोगे। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन इज वर्टिकल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल। बना दो, बिल्कुल पहले बनाओ ग्राइंडिंग व्हील। सो दिस विल बी द ग्राइंडिंग व्हील, दिस विल बी द ग्राइंडिंग व्हील। और ग्राइंडिंग व्हील की स्पिंडल कैसी है? वर्टिकल स्पिंडल है। कैसे स्पिंडल है? वर्टिकल स्पिंडल। सो दिस विल बी द स्पिंडल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, दिस विल बी द वर्टिकल स्पिंडल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें बिल्कुल समझ आ चुका है। लेकिन अभी भी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो देखो कैसा होगा,
बिल्कुल ध्यान से समझ लेना आपका ऑब्जेक्ट आपको कैसा नजर आने वाला है। सो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। हाँ सर कुछ हमें समझ आ चुका है, बिल्कुल पूरा ही समझ में आ चुका है सर, अब हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो दिस इज द वर्कपीस रेसिप्रोकेशन। बोर्ड पर ध्यान दो, आज तो सब काम बोर्ड पे ही। वर्कपीस रेसिप्रोकेशन। अब हम बात करते हैं आपके व्हील की। सो दिस विल बी द व्हील रोटेशन, दिस विल बी द व्हील रोटेशन। सर दिस विल बी द इनफीड। और कौन सी फीड होती है जल्दी बता दो? क्रॉस फीड। वो हम यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द व्हील इज मोर देन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। समझ आ रहा है क्या हो गया? ये हमने दो जगह क्रॉस फीड प्रोवाइड नहीं की है, और वो कहाँ नहीं की है? जहां पर आपकी स्पिंडल क्या थी? वर्टिकल थी। तो जब स्पिंडल वर्टिकल थी तो उस समय हमने क्या किया था? उस समय हमने ऐसा व्हील चूज किया था, उस व्हील का डायमीटर एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द वर्कपीस ज्यादा था। तो यहां मैं लिख सकता हूं इस कंडीशन में नो क्रॉस फीड विल बी प्रोवाइडेड, नो क्रॉस फीड। और ये हम क्रॉस फीड क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो डायमीटर है किसका? व्हील का। द डायमीटर ऑफ द व्हील, डाया ऑफ व्हील is more than the width of workpiece, is more than the width of the workpiece। इसलिए यहाँ पर क्रॉस फीड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्रॉस फीड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये वाला जो आपका मशीन है ना, ये सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सकता है सिंगल पास में। इसकी डेप्थ ऑफ कट है ना सबसे ज़्यादा है सिंगल पास में, और जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है ना दैट इज द 10 mm। With the help of this machine, we can remove the material up to 10 mm depth of cut। इसका जो material removal rate है as compared to the other grinding machine सबसे ज़्यादा है। सिंगल पास में हम 10 mm का मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। और जब हमने 10 mm का मटेरियल रिमूव कर लिया तो प्रोडक्शन रेट बताइए, प्रोडक्शन रेट क्या होगा? इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी सर। हाँ बहुत ही ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। सिंगल पास में 10 mm, ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ कट का ये मटेरियल ही रिमूव कर देगा। और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर व्हील कैसा होगा बताइए, यहाँ पर व्हील कैसा होगा? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में जो व्हील होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पर जो व्हील होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल व्हील। कैसा व्हील होगा? सिलेंड्रिकल व्हील होगा। समझ रहे हो मेरी बात? व्हील कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। घुसा दिमाग में? जी सर बिल्कुल, सब समझ आ चुका है हमें। यहाँ पर व्हील कैसा होगा? सिलेंड्रिकल व्हील होगा। और यहाँ पर 10 mm का मटेरियल रिमूव होने वाला है। कितने mm का? 10 mm का मटेरियल सिंगल पास में। और इसकी प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द अदर मशीन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आपका टाइप्स ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन्स कंप्लीट हो चुका है। बात रही सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन की, वो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। आपका जो लोडिंग एंड लोडिंग टाइम है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट हाई होता है। कौन किस डायरेक्शन में रोटेट करता है ये भी हम बता चुके हैं। इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सबसे छोटा होगा वही ग्राइंडिंग व्हील होगा। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग की, उसमें जो आप फीड प्रोवाइड करते हो वर्कपीस को, वो किससे प्रोवाइड करते हो? विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील बाय प्रोवाइडिंग द लेटरल प्रेशर। तो उससे आपका वर्कपीस होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। सो दैट विल ऑल अबाउट द सेंटरलेस ग्राइंडिंग विच इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो दोनों क्लासों को ध्यान से एक साथ आपको देखना है। जो आपकी ग्राइंडिंग मशीन होती है वो मैं पहले बता रहा हूँ 3 टाइप की होती है, जिसमें से हम 1 टाइप का पढ़ चुके हैं, 2 टाइप का अब हम पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।